ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका नाम है सम पीपल नीड किलिंग, ए मेमोयर ऑफ मर्डर इन माई कंट्री, जिसे पेट्रिशिया इवेंजेलिस्टा ने लिखा है। दोस्तों, पिछले एक दशक में साउथ ईस्ट एशिया से जितनी भी पत्रकारिता से जुड़ी किताबें आई हैं, उनमें से ये सबसे अहम मानी जाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पत्रकार का अपना संस्मरण है, जिसने फिलीपींस में वॉर ऑन ड्रग्स यानी मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे उस खौफनाक अभियान को कवर करने में कई साल बिता दिए। ये एक ऐसा अभियान था जिसे खुद राज्य का समर्थन हासिल था और जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन आपको पता है, ये किताब सिर्फ हत्याओं के बारे में नहीं है। ये यादों के बारे में है, उस मिलीभगत के बारे में और उस गहरे आघात के बारे में है जो एक पूरे देश ने सहा। ये उन कहानियों के बारे में है जो एक राष्ट्र खुद को जिंदा रखने के लिए सुनाता है। चलिए शुरुआत करते हैं किताब के भाग 1 से, जिसका नाम है एक गवाह की उत्पत्ति। अध्याय 1 में इवेंजेलिस्टा हमें अपने बचपन में ले जाती हैं, एक ऐसा बचपन जो कहानियों के देश में बीता। वो बताती हैं कि फिलीपींस में कैसे मिथक, अफवाहें और राजनीतिक लोक कथाएं उनके जीवन का हिस्सा थीं। वो भूतों की, विद्रोहियों की और तानाशाहों की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुईं, ऐसी कहानियां जहां सच और कल्पना के बीच का फर्क मिट सा जाता है। इन्हीं अनुभवों से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वो सत्ता का एक बहुत बड़ा औजार होती हैं। उन्हें याद है कि कैसे डर उनके रोजमर्रा के जीवन में बस गया था, अंधेरे का डर, सत्ता का डर और अपनी आवाज उठाने का डर। बचपन की यही यादें आगे चलकर उनके काम की नींव बनी। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि कहानियां या तो क्रूरता को सही ठहरा सकती हैं या फिर आपके अंदर का साहस जगा सकती हैं। और सबसे अहम बात, चुप्पी कभी तटस्थ नहीं होती। अब आते हैं अध्याय 2 पर, जहां बात होती है एक पत्रकार बनने और सुनना सीखने की। एवेंजेलिस्टा ने पत्रकारिता की दुनिया में ये सोचकर कदम रखा था कि सच्चाई वो चीज है जिसे आपको बस खोजना है। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई असल में वो चीज है जिसके साथ आपको बैठना पड़ता है, भले ही वो कितनी ही असहज क्यों ना हो। वो अपने शुरुआती दिनों को याद करती हैं जब वो शोक मना रहे परिवारों का इंटरव्यू लेती थीं, आपदाओं को कवर करती थीं। उन्होंने सीखा कि बिना किसी जजमेंट के लोगों को कैसे सुना जाता है। उन्होंने देखा कि लोग अपना सच अलग अलग तरीके से बयां करते हैं, कोई फुसफुसाकर, कोई चिल्लाकर, तो कोई रूपकों में। उनका काम उनसे पूछताछ करना नहीं था, बल्कि उनकी कहानी का गवाह बनना था। यहीं से उनके उसूल तय हुए। वो मानती हैं कि एक पत्रकार कोई हीरो नहीं होता, बल्कि वो तो सिर्फ एक माध्यम होता है। अध्याय 3 में हम देखते हैं एक बलवान व्यक्ति का निर्माण। हत्याओं का वो खौफनाक दौर शुरू होने से पहले इवेंजेलिस्टा रोड्रिगो दुतेर्ते के सत्ता में आने की कहानी बताती हैं। वो दावो शहर के मेयर थे और उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे इंसान की बनाई जो गैर कानूनी तरीकों से अपराध का सफाया कर सकता है। उनके भाषणों में एक अजीब सी बात थी। वो अशिष्ट थे, हिंसक थे, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और असुरक्षा से परेशान जनता के दिलों पर गहरा असर कर रहे थे। फिर आता से 2016 का चुनाव और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। दुतेर्ते का वो वादा कि वो सभी नशाखोरों को मार डालेंगे एक राष्ट्रीय जनादेश बन जाता है। इवेंजेलिस्टा को उसी वक्त ये आभास हो गया था कि उनका देश अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं किताब के भाग 2 की तरफ, जो है रक्तपात के वर्ष। अध्याय 4 हमें सीधे उन पहली रातों में ले जाता है जब मौत का तांडव शुरू हुआ। दुतेर्ते के सत्ता में आते ही ड्रग्स के खिलाफ ये तथाकथित जंग शुरू हो गई। इवेंजेलिस्टा उन दिनों को याद करती हैं जब वो एक क्राइम सीन से दूसरे क्राइम सीन की तरफ भाग रही होती थीं। हवा में अभी भी बारूद की गंध तैर रही होती थी और पुलिस वाले लाशों के पास खड़े होकर बेफिक्री से सिगरेट पी रहे होते थे। ये दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसी अध्याय में वो हत्याओं के एक अजीब से पैटर्न को डिकोड करते हैं। मरने वालों के पास गत्ते के साइन बोर्ड रखे होते थे जिन पर लिखा होता था ड्रग डीलर। गोलियों के घाव लगभग एक जैसे होते थे और फिर वो नकाबपोश लोग जो रात के अंधेरे में आते और गायब हो जाते। ये कोई इत्तेफाक या अचानक हुई हत्याएं नहीं थी दोस्तों, ये सब एक बहुत ही सोची समझी और सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा था। अध्याय 5 में इवेंजेलिस्टा हमें पुलिस के नजरिए के भीतर ले जाती हैं। वो उन पुलिस अधिकारियों के साथ वक्त बिताती हैं जिन्हें ये पूरा यकीन है कि वे देश को बचा रहे हैं। वो सब एक ही बात रटते हैं कि संदिग्ध ने जवाबी हमला किया, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था और मृतक इसी लायक था। इवेंजेलिस्टा दिखाती हैं कि कैसे भाषा एक ढाल बन जाती है। वहां एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, नान लबान,
जिसका मतलब है जवाबी हमला। ये एक ऐसा जादुई शब्द बन गया था जो पुलिस की हर जवाबदेही को मिटा देता था। लेकिन इसके साथ ही वो पुलिस के मानवीय पहलू को भी देखती हैं। उनका डर, उनका गर्व, उनकी थकान और हमेशा नतीजे देने का भारी दबाव। ड्रग्स के खिलाफ ये युद्ध सिर्फ संदिग्धों को नहीं मार रहा था, बल्कि इसे लागू करने वालों की नैतिकता को भी अंदर तक बदल रहा था। अध्याय 6 इस पूरी किताब के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। पीछे छोड़ गए लोगों का दुख। इवेंजेलिस्टा उन तंग घरों में जाती हैं जहां शोक सभाएं चल रही हैं। वो उन माताओं को सुनती हैं जो बता रही हैं कि कैसे उनके बेटों को घसीट कर ले जाया गया, और वो उन मासूम बच्चों को देखती हैं जो उन ताबूतों को बस एक तक घूर रहे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं। वो उन शोक सभाओं की रस्मों को बहुत करीब से देखती हैं। पड़ोसियों से मांगकर लाई गई प्लास्टिक की कुर्सियां, सस्ते ताबूतों के पास टिमटिमाती मोमबत्तियां और लोगों के बीच फुसफुसाहट में सुनाई देने वाली सच की कहानियां। आपको समझना होगा कि ये परिवार कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे। ये बिल्कुल आम लोग थे जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने लोग बस एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे। अध्याय 7 में हम भय की संरचना को समझते हैं। इवेंजेलिस्टा बताती हैं कि ये ड्रग विरोधी जंग किसी मशीन की तरह कैसे काम कर रही थी। स्थानीय अधिकारी बाकायदा ड्रग से जुड़े लोगों की लिस्ट तैयार करते, पुलिस कमांडर रेड की प्लानिंग करते, और फिर कुछ सतर्कता समूह बिना किसी डर के हत्याओं को अंजाम देते। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि लोग डर के मारे अपने ही पड़ोसियों की शिकायत करने लगे थे। वो खुद अपनी ही निगरानी करना सीख गए थे। डर अब सरकार चलाने का एक तरीका बन गया था। लोग अपने घरों में कैद रहते, पत्रकारों से बात करने से कतराते, और सबसे बुरी बात, वो सड़कों पर पड़ी लाशों से अपनी नजरें फेर लेना सीख गए थे। अध्याय 8 एक बहुत ही अहम मुद्दे पर है, राष्ट्रपति का हथियार, यानी उनकी भाषा। दुतर्ते के भाषण इस पूरे अभियान की रीढ़ थे। इवांजेलिस्टा विश्लेषण करती हैं कि कैसे उनकी हिंसक बयानबाजी, जैसे बलात्कार पर भद्दे चुटकुले, जान से मारने की धमकियां और आलोचकों को सरेआम अपमानित करना आम जनता के व्यवहार को बदल रही थी। जब राष्ट्रपति मंच से कहते कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो ये कोई मुहावरा या अतिशयोक्ति नहीं थी, ये सीधा एक आदेश था। वो दिखाती हैं कि कैसे ये हिंसक भाषा ही आगे चलकर पॉलिसी बन गई और कैसे उस पॉलिसी ने हजारों जानें ले लीं। अध्याय 9 हमें रिपोर्टर के पतन के बारे में बताता है। रात रात भर हत्याओं को कवर करने का मनोवैज्ञानिक असर अब इवेंजेलिस्टा के दिमाग पर पड़ने लगा था। वो अपने बुरे सपनों के बारे में बताती हैं, उस अलगाव के बारे में बताती हैं, और इतनी सारी लाशें देखने के बाद जो एक सुन्नपन आ जाता है उसके बारे में लिखती हैं। वो खुद से और अपनी भूमिका से सवाल करने लगती हैं। क्या वो इस दर्द को सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रही हैं, या कहीं ना कहीं उसका शोषण कर रही हैं? क्या वो वाकई इन परिवारों की कोई मदद कर रही हैं, या बस उन्हें देख रही हैं? ये अध्याय उनके व्यक्तिगत दर्द और देश के उस सामूहिक आघात पर एक गहरा चिंतन है। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, घेराबंदी में सत्य। अध्याय 10 और 11 बात करते हैं तथ्यों पर हो रहे युद्ध और गवाहों के साहस की। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ रही थीं, सरकार ने पत्रकारों पर ही हमले शुरू कर दिए। अधिकारी लगातार इन हत्याओं के पैटर्न को नकारते रहे, पत्रकारों पर पक्षपाती होने का आरोप मढ़ते रहे और जनता के बीच गलत जानकारियों की बाढ़ ला दी। इवेंजेलिस्टा बताती हैं कि ऐसे माहौल में जब गवाह डरे हुए हों और पुलिस रिपोर्टों से छेड़छाड़ की जा रही हो, तो एक कहानी की पुष्टि करना कितना मुश्किल होता है। सच एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। लेकिन अध्याय 11 में हम गवाहों का साहस देखते हैं। इतने खतरे के बावजूद कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। इवेंजेलिस्टा ने उन पड़ोसियों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने नकाबपोशों को घरों में घुसते देखा था, उन बच्चों से बात की जिन्होंने अपने पिताओं को अपने सामने मरते देखा, और उन अंदरूनी सूत्रों से जानकारी जुटाई जिन्होंने अहम दस्तावेज लीक किए। इनकी गवाहियां बेहद नाजुक थीं, लेकिन बहुत जरूरी थीं। इवेंजेलिस्टा इन गवाहों का बहुत सम्मान करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद उनके यही शब्द इन घटनाओं का एकमात्र सबूत हैं। अध्याय 12 और 13 में न्याय व्यवस्था के पतन और दुनिया के ध्यान खींचने की बात की गई है। इवेंजेलिस्टा उन परिवारों का दर्द बयां करती हैं जो इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्हें एक ऐसे सिस्टम का सामना करना पड़ता है जो नौकरशाही, धमकियों और दंड न मिलने के चलन से सड़ा हुआ है। केस बीच में ही अटक जाते हैं, सबूत अचानक गायब हो जाते हैं और अभियोजकों को जैसे कोई परवाह ही नहीं है। ड्रग्स के खिलाफ ये जंग सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रही थी, बल्कि देश की संस्थाओं को भी खोखला कर रही थी। फिर अध्याय 13 में हम देखते हैं कि दुनिया का ध्यान इस तरफ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जांच शुरू करते हैं, लेकिन फिलीपीन सरकार इसका जवाब राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर और हर बात से इनकार करके देती है। इवेंजेलिस्टा ने देश की संप्रभुता और जवाबदेही के बीच के इस तनाव को और दुनिया के सामने चल रहे इस राजनीतिक ड्रामे को बहुत ही बेबाकी से रिपोर्ट किया। अब आते हैं किताब के अंतिम हिस्से भाग 4 पर, स्मृति, जिम्मेदारी और शेष क्या रहता है।
अध्याय 14 में इवांजेलिस्टा एक गवाह के रूप में अपनी भूमिका पर फिर से विचार करती हैं। वो मानती हैं कि वो कोई रक्षक नहीं है, ना ही वो तटस्थ हैं। वो एक साक्षी हैं, वो इंसान जो मृतकों की कहानियों को आगे ले जाती है ताकि उन्हें भुलाया ना जा सके। वो अपराध बोध से भी जूझती हैं कि क्या सिर्फ कहानियां सुना देना ही काफ़ी है। लेकिन फिर वो इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि इस अन्याय पर चुप रहना इससे भी बड़ा विश्वासघात होगा। अध्याय 15 एक ऐसा राष्ट्र जिसने ये सब होने दिया उसकी बात करता है। ये अभियान सिर्फ दुतिर्ते की गलती नहीं थी, इसमें उन नागरिकों का भी हाथ था जिन्होंने हत्याओं का समर्थन किया, उन पड़ोसियों का जो चुपचाप देखते रहे और उन संस्थानों का जो इसमें शामिल थे। इवांजेलिस्टा इस हिंसा की सांस्कृतिक जड़ों को टटोलती हैं। औपनिवेशिक आघात, मर्दानगी का अहंकार, वर्ग विभाजन और किसी भी कीमत पर बस व्यवस्था बनाए रखने की वो अंधी चाहत। ये अध्याय पूरे देश के लिए एक आत्मविश्लेषण का समय है। अध्याय 16 हमें हत्याओं के इस दौर के धीमे अंत की ओर ले जाता है। जैसे जैसे दुतेर्ते का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हत्याओं की रफ्तार कम तो होती है, लेकिन पूरी तरह से रुकती नहीं है। इवांजेलिस्टा उन परिवारों से दोबारा मिलने जाती हैं जिनसे वो सालों पहले मिली थीं। कुछ ने अपनी जिंदगी किसी तरह फिर से संभाल ली है, लेकिन कई अभी भी उसी गहरे शोक में डूबे हैं। मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध के घाव आज भी उन समुदायों की खामोशी में महसूस किए जा सकते हैं जिन्होंने अब बस सब कुछ भुला देना सीख लिया है। अध्याय 17 जो इस किताब का अंत है, वहां बात होती है प्रतिरोध के रूप में स्मृति की। इवेंजेलिस्टा बहुत जोर देकर कहती हैं कि हमें मृतकों को याद रखना चाहिए, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि इंसानों के रूप में। उनका मानना है कि इन कहानियों को सुनाना सब कुछ भूल जाने की उस कोशिश के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। उनका अंतिम संदेश बिल्कुल साफ है, अगर कोई राष्ट्र अपनी गलतियों को याद रखने से इनकार कर देता है तो वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। आइए अब समापन चिंतन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम सम पीपल नीड किलिंग के मुख्य संदेश की बात करें तो ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक बेहद अहम कृति है। ये आत्मकथा, रिपोर्टिंग और एक राष्ट्र के दर्द का मिलाजुला रूप है। ये किताब पाठकों को हिंसा, मिलीभगत और उस देश की आत्मा को आकार देने वाली कहानियों के बारे में कुछ बहुत ही असरित सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। इवेंजेलिस्टा का ये संस्मरण सिर्फ फिलीपींस तक सीमित नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई समाज ये तय कर लेता है कि कुछ जिंदगियां दूसरों के मुकाबले कम अहमियत रखती हैं तो क्या होता है, और ऐसी खौफनाक दुनिया में सच्चाई का गवाह बनने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।